हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी का जो थर्ड यूनिट है लिवेग इंटीग्रेशन, इसका जो लेक्चर है इसमें आज हम टू इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ आज लास्ट में हम टू एग्जांपल्स, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जिनमें फंक्शन अनबाउंडेड होगा, लेकिन उसका अगर हम लिवेग इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो एक लिवेग इंटीग्रल ऐसा होगा जिसमें उसकी वैल्यू फाइनाइट आएगी और दूसरा जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें लिवेग इंटीग्रल की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं जिनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं और इन थ्योरम्स को करने से पहले हम एक अच्छी सी डेफिनेशन, इंटीग्रल जो हम फाइंड आउट करते हैं लिवेग के केस में, हमें पता है कि उस इंटीग्रल की वैल्यू फाइनाइट भी आ सकती है और इनफाइनाइट भी आ सकती है, लेकिन अगर फाइनाइट आती है तो हम उसको इंटीग्रेबल कहते हैं। तो उससे रिलेटेड ही आज के हमारे रिजल्ट हैं। तो देखें, सबसे पहले जो डेफिनेशन है, ए नॉन नेगेटिव फंक्शन f is called integrable. f is called integrable over a measurable set e. इंटीग्रेबल कब कहेंगे? जब इंटीग्रल ऑफ f ओवर e की वैल्यू फाइनाइट हो तो हम कहेंगे इंटीग्रेबल है। नोट से और आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाता है, एवरी नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन, कोई भी नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है तो हैज एन इंटीग्रल, मतलब लिवेग इंटीग्रल होता है वो। बट ओनली फंक्शंस हैविंग फाइनाइट इंटीग्रल, वो फंक्शंस जिनके इंटीग्रल फाइनाइट होंगे उनको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेबल। तो इससे रिलेटेड हमारे पास टू रिजल्ट्स हैं। उनमें से जो फर्स्ट रिजल्ट है वो फर्स्ट रिजल्ट तो बिल्कुल ही सिंपल रिजल्ट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, लेट f and g be two non-negative measurable functions. f and g two non-negative measurable functions हैं। if f is integrable over e, f is integrable over e given है, इसका मतलब हमें इंटीग्रल ऑफ f over e की वैल्यू फाइनाइट गिवन है। f is integrable over e एंड साथ में गिवन है gx is less than fx, देन क्या शो करना है? g is also integrable only. g is integrable शो करना है, मतलब क्या प्रूव करना हमने? इंटीग्रल ऑफ g ओवर e अगर फाइंड आउट करोगे तो वो वाली वैल्यू फाइनाइट आएगी। और एक रिजल्ट और सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल रिजल्ट है, जो प्रीवियस रिजल्ट हमने प्रूव किए हैं उन्हीं की हेल्प से प्रूव हो जाता है कि इंटीग्रल ऑफ f माइनस जी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f माइनस इंटीग्रल ऑफ g। तो बिल्कुल इजी रिजल्ट है। देखें, यूजिंग द रिजल्ट, हमने रिजल्ट किया है f और g नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस के लिए। f एंड g नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस, पहले भी कहा है मैंने, हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस में f और g बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस कह रहे हैं या नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन कह रहे हैं, या आगे जब हम रिजल्ट करेंगे उसमें से हम नॉन नेगेटिव वर्ड को भी हटा देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग देखना है कि क्या गिवन है और उसके अकॉर्डिंग उस रिजल्ट को हमने सॉल्व करना है। तो f एंड g नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस हैं, डिफाइंड ऑन सेट E। देन आपने रिजल्ट प्रूव किया था कि इंटीग्रल ऑफ f प्लस g इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ f प्लस इंटीग्रल ऑफ g। और इस रिजल्ट की हेल्प से आप इस रिजल्ट को इजीली प्रूव कर सकते हो। सिंपल सा रिजल्ट है भाई। इंटीग्रल ऑफ f है, इसको आप क्या लिख सकते हो? इंटीग्रल ऑफ f माइनस g प्लस जी, ओवर ई कहना चाहे तो ओवर ई कह ले, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ f माइनस जी ओवर ई प्लस इंटीग्रल ऑफ g ओवर ई। इस रिजल्ट से सिंपली कह सकते हैं ये रिजल्ट होगा। सिंस द फंक्शन f माइनस जी एंड g आर नॉन नेगेटिव, g भी नॉन नेगेटिव था, g क्या था? g इज लेस देन f, इसका मतलब क्या हो जाता है? f माइनस जी इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब f माइनस जी एंड g क्या है? नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस हैं। तो नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन और साथ में हमारे पास क्या गिवन है? f इज इंटीग्रेबल ऑन ई। f इज इंटीग्रेबल ऑन ई का मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है? फाइनाइट। तो लेफ्ट हैंड साइड फाइनाइट है, लेफ्ट हैंड साइड फाइनाइट है, तो ये जो राइट हैंड साइड है ये भी क्या होगी? फाइनाइट। टू टर्म्स का सम फाइनाइट है, तो इसका मतलब सेपरेटली दोनों क्या होंगे? फाइनाइट होंगे।
तो इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ जी ओवर ई क्या हो जाएगा, फाइनाइट। लेफ्ट हैंड साइड फाइनाइट है तो टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड मस्ट आल्सो बी फाइनाइट, तो इंटीग्रल ऑफ जी ओवर ई क्या हो जाएगा, फाइनाइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जी इज इंटीग्रेबल ओवर ई। यही हमने प्रूव करना था, जी इज इंटीग्रेबल। और यहां से इंटीग्रल ऑफ एफ माइनस जी है, ये इस साइड चला जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ एफ माइनस जी इज इक्वल टू क्या कह सकते हो, इंटीग्रल ऑफ एफ माइनस इंटीग्रल ऑफ जी। और यही हम प्रूव करना चाहते थे। कई रिजल्ट बिल्कुल इजी भी होते हैं, लेकिन क्या है, हमें एक बार उसको पढ़ने की जरूरत है कि एक बार हम उसको रीड आउट कर लें, ताकि हमें पता चल जाए कि 50% से ज्यादा रिजल्ट तो बिल्कुल इजी होते हैं, जिनको आप एक रीडिंग, सिंगल रीडिंग में कर सकते हो। और लाइक बनता है, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट जो थ्योरम है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और बड़ा ही प्यारा रिजल्ट है। अभी हम कह रहे थे कि अगर एफ इंटीग्रेबल है, एफ अगर इंटीग्रेबल है तो हम कह रहे थे कि इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई जो है वो फाइनाइट होगा। अभी जो हम कह रहे थे कि अगर कोई नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन इंटीग्रेबल है तो इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई फाइनाइट होगा, लेकिन यहां हम फाइनाइट तो होगा ही होगा, हम ऐसा भी रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ए, एक ए सबसेट ई का ऐसा होगा कि इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ए जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो इसके लिए पूरी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ें, क्या कहा गया है स्टेटमेंट में, लेट एफ बी ए नॉन नेगेटिव, एफ बी ए नॉन नेगेटिव फंक्शन विच इज इंटीग्रेबल ओवर ए सेट ई। एफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है, इंटीग्रेबल ऑन सेट ई, इंटीग्रेबल ऑन सेट ई का मतलब ये गिवन है हमारे पास। देन हमने प्रूव करना है गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि फॉर एवरी सेट ए सबसेट ऑफ ई, वो सभी सबसेट ए जो ई के सबसेट होंगे जिनकी मेजर लेस देन डेल्टा होगी, जिनकी मेजर लेस देन डेल्टा होगी, तो उस फंक्शन की इंटीग्रल ओवर दैट सेट अगर फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। मतलब मेजर ऑफ ए लेस देन डेल्टा के लिए हम क्या प्रूव करेंगे कि इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ए जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इजी रिजल्ट है। अगर हम 1 टाइम 2 टाइम्स रीडिंग ले लेते हैं तो बिल्कुल हम इसको अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल आज का हमारा जो लेक्चर है वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर है, वेरी इजी लेक्चर है, इंपॉर्टेंट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और इसके बाद जो आगे दो एग्जांपल्स करेंगे उनका तो कहना ही क्या है, सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी लेक्चर है आज का। फर्स्ट सपोज दैट एफ इज बाउंडेड, लिबेग इंटीग्रल के केस में हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं वो बाउंडेड अनबाउंडेड दोनों हो सकते हैं। रीमान में हम क्या कहते थे, फंक्शन इज बाउंडेड, लेकिन यहाँ क्या करें, फंक्शन बाउंडेड भी हो सकता है अनबाउंडेड भी हो सकता है। तो पहले हम बाउंडेड फंक्शन के लिए रिजल्ट प्रूव कर रहे हैं, और बाउंडेड फंक्शन के लिए तो विद इन 2-3 लाइंस रिजल्ट प्रूव हो जाता है। फंक्शन इज बाउंडेड, बाउंडेड है तो इसका मतलब क्या होगा, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k such that कि mod f is less than or equal to k, ये लिखो, या ये भी लिख सकते थे mod f of x is less than or equal to k for all x belongs to e। फंक्शन इज बाउंडेड लेकर चल रहे हैं तो दिस वैल्यू इज लेस देन k, और लेस देन k है तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा। जो डेल्टा है, डेल्टा हम क्या लेते हैं हमेशा, डेल्टा डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन। और ये वाला पार्ट तो हम पहले ग्रेजुएशन से करते आ रहे हैं कि डेल्टा की जो वैल्यू है वो क्या ले रहे हैं हम, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, वो यहां हमने इसमें बाद में लिख दिया, या हम पहले ये भी कह सकते थे चूज डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन के, पहले भी कह सकते थे, आगे कह रहे हैं यहाँ, क्योंकि हमें पहले ही पता होता है कि क्या करना है, तो हम पहले भी लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, कि डेल्टा हम ऐसा चूज करेंगे कि वो क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन के सच दैट, क्योंकि हमने जो ये रिजल्ट प्रूव करना है ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली डेल्टा डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन लेते हैं। आपको ध्यान है कई बार डेल्टा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन लेते हैं, कभी एप्सिलॉन बाई 3 लेते हैं, कभी एप्सिलॉन बाई 2 लेते हैं। यहाँ इस पार्ट को सोल्व करने के लिए हम डेल्टा क्या ले रहे हैं, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन के सच दैट अगर ए सबसेट है ई का और उसकी मेजर लेस देन डेल्टा है, मेजर ऑफ ए लेस देन डेल्टा है, तो देन अगर आप इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ए सॉल्व करते हो तो हमें पता है एफ क्या है, लेस देन और इक्वल टू के, एफ क्या है, लेस देन और इक्वल टू के, तो इंटीग्रल ऑफ एफ इज लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ के ओवर ए। और इस के को आप आउटसाइड ले सकते हो तो ये क्या हो जाएगा 1dx, और 1dx ओवर ए का मतलब क्या होता है, मेजर ऑफ ए, इंटीग्रल ऑफ 1dx ओवर ए मेजर ऑफ ए।
तो वही पार्ट करें, इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ए इज लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ के ओवर ए। के को आउटसाइड ले लें और कांस्टेंट है तो इनटू मेजर ऑफ ए, के इनटू मेजर ऑफ ए। और हम क्या करें, सॉरी डेल्टा नहीं, यहाँ हम जो मेजर ऑफ ए, वैसे डेल्टा कहते थे, मेजर ऑफ ए जो है उसको हम डेल्टा कहते थे, और डेल्टा जो है वो हम क्या कह देंगे, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन के। तो मेजर ऑफ ए डेल्टा लेते हैं और उसको क्या कह रहे हैं, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन के। तो यानी ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन के इंटू एप्सिलॉन अपॉन के, और के से के कैंसिल हो जाएगा। तो इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ए क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो डेल्टा एप्सिलॉन अपॉन के से लेस ले तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ए इज लेस देन एप्सिलॉन इंटू के इंटू एप्सिलॉन अपॉन के से के कैंसिल हो जाएगा एप्सिलॉन। और यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते थे। यानी अगर एफ बाउंडेड फंक्शन है, अगर एफ बाउंडेड फंक्शन है तो हमारा रिजल्ट होल्ड करता है। अब हम क्या ले लेते हैं, एफ इज अनबाउंडेड फंक्शन। तो सपोज दैट एफ इज अनबाउंडेड फंक्शन ऑन ई। अनबाउंडेड फंक्शन है तो इसके लिए हम एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस बनाएंगे, इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस की, जो एफ पर, जो ये फंक्शन एफ है इस पर कन्वर्ज करेगी, और फिर हमारे पास रिजल्ट है ही, उसकी हेल्प से हम प्रूव करेंगे। तो सपोज दैट एफ इज अनबाउंडेड फंक्शन ऑन ई, और एफ एन एक्स इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं, एफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एन, एन इफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन एन। तो ये जो आप देख रहे हो ये आपको इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस मिलेगी। और अगर लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स फाइंड आउट करोगे, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स, इंफिनिटी से सभी छोटी वैल्यूज के लिए एफ एक्स, तो इसका मतलब एफ एन जो सीक्वेंस है वो किस पर कन्वर्ज करेगी, एफ पर कन्वर्ज करेगी। और साथ में अगर आप देखें यहाँ, अगर मैं इसमें f1 कहता हूं, f1 n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो f1 की वैल्यू क्या होगी, f1 की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ x। अगर f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 है, 1 इफ f ऑफ x इज ग्रेटर देन 1। फिर f2 की वैल्यू f ऑफ x इफ f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2, 2 if f of x is greater than 2, फिर f3 एंड so on। ये f1 है, ये f2 है, ये f3 है। f1 की वैल्यू या तो f of x के इक्वल है या 1 के इक्वल है, f of 2 की वैल्यू f of x है या 2 है। मतलब ये जो पॉइंट है ग्रेटर देन 1 में जो ग्रेटर देन 2 होंगे उनके लिए f1 की वैल्यू 1 है, और ग्रेटर देन 2 के लिए f2 की वैल्यू 2 है। तो क्लियरली आपको क्या नजर आ रहा है कि f1 f2 f3 जो सीक्वेंस बनेगी फंक्शंस की वो क्या होगी, इंक्रीजिंग, और साथ में नॉन नेगेटिव भी है क्योंकि एफ भी हमारे पास क्या था, नॉन नेगेटिव, और साथ में ये वाली वैल्यू भी क्या ले रहे हैं, नॉन नेगेटिव। तो यहां से जो एफ एन एक्स डिफाइन किए हैं, ये एफ एन एक्स कैसे हैं, इसके लिए हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं फॉर ईच एफ एन, और साथ में ईच एफ एन क्या है, बाउंडेड। यहां से हमारे पास जो एफ एन है वो सभी के सभी क्या है, बाउंडेड है। एफ एन की वैल्यू एफ एक्स कब रहेगी, जब एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एन है। एन से बड़ी वैल्यूज के लिए अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एन है तो फंक्शन की वैल्यू एन कह दी, तो इसका मतलब ईच एफ एन क्या है, बाउंडेड है। बाउंडेड है, सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, और किस पर कन्वर्ज करती है, एफ पर सॉरी। सो ईच एफ एन इज बाउंडेड, और साथ में एफ एन कन्वर्जेस टू क्या है, एफ एट ईच पॉइंट। और देन बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या थी, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, यहां मत देखें, एक बार सोचें, याद होनी चाहिए। जो नेमिंग थ्योरम है वो तो रटी रटाई होनी चाहिए कि बस हमें पता है क्या कहना चाह रहा है। तो क्या थी, लेट एफ एन बी एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। देखें यहां मेंशन है इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और जो हमने यहाँ एफ एन एक्स डिफाइन किया है वो भी क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। लेट एफ एन बी एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस, और लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन की वैल्यू अगर एफ के इक्वल होती है तो आप क्या कहते हो, इंटीग्रल ऑफ एफ, ये इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई जो है वो इज इक्वल टू क्या होता है, लिमिट इंटीग्रल ऑफ एफ एन। तो यहां से हम रिजल्ट यूज कर रहे हैं, और ये वाला पार्ट लिख रहे हैं यूजिंग दिस रिजल्ट। ये जो रिजल्ट है कई बार बच्चों को लगता है कि इससे यहां से कैसे आ गया ये रिजल्ट, तो सिंपल सा रिजल्ट है देखें, यानी जो लिमिट एफ एन है, यानी इसमें जो पार्ट होता है लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो जनरली क्या है कि ये जो रिजल्ट आता है वो सुप्रीमम से आता है। जनरली क्या है, F1 F2 F3 जो थी सीक्वेंस वो क्या थी हमारे पास, इंक्रीजिंग सीक्वेंस।
और वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस किस पर कन्वर्ज करती है, एफ पर। तो वैसे तो रिजल्ट ये है, लेकिन टेक्निकली जो रिजल्ट हमने डिफाइन किया है वो रिजल्ट किस सेंस में बनता है कि ये जो एफ है, ये एफ सुप्रीमम है एफ एन का, यानी जो एफ ऑफ एक्स है वो जनरली सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स है, एफ एन एक्स है सुप्रीमम। सुप्रीमम का मतलब लिस्ट अपर बाउंड, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू भाई जनरली क्या होता है, इंटेग्रल ऑफ एफ एन लेस देन और इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ एफ की फॉर्म में बनता है। लेकिन जो सुप्रीमम होता है लिस्ट अपर बाउंड, उस लिस्ट अपर बाउंड में से मैं कुछ माइनस कर दूंगा, लिस्ट अपर बाउंड में से सुप्रीमम में से कुछ माइनस कर दूंगा तो वो छोटा हो जाएगा किसी न किसी इंटेग्रल से, बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, बाय डेफिनेशन ऑफ लिस्ट अपर बाउंड। ये इंटेग्रल ऑफ एफ लिस्ट अपर बाउंड का काम करेगा, और लिस्ट अपर बाउंड में से अगर कुछ माइनस करता हूं तो वो छोटा हो जाता है। भी अगर मैं चाहता तो ये लिख देता ना, ये यहां ना लिखे, इज लेस देन इंटेग्रल ऑफ एन कहता है, या इसमें यहां कैपिटल एन यूज करके। ये जो लिस्ट अपर बाउंड है ये अगर यहां ना लिख के अगर मैं लिखता इंटेग्रल ऑफ एफ सुप्रीमम है, सबसे बड़ी वैल्यू है, तो उसमें से मैंने बाय डेफिनेशन ऑफ लिस्ट अपर बाउंड है ये रिजल्ट, इंटेग्रल ऑफ एफ में से एप्सिलॉन बाय 2 माइनस करता हूं तो ये छोटा हो जाएगा किसी ना किसी इंटेग्रल से। इस फॉर्म में लिखें या ऐसे लिखें, मीनिंग वही है। तो अब ये पार्ट है। अब अगर मैं सॉल्व करता हूं इंटेग्रल ऑफ एफ माइनस एफ एन ओवर ई, अगर मैं सॉल्व करता हूं इंटेग्रल ऑफ एफ माइनस एफ एन ओवर ई, तो आपको पता है इस रिजल्ट को लास्ट थ्योरम से क्या लिख सकते हो, इंटेग्रल ऑफ एफ एन माइनस ये इंटेग्रल ऑफ एफ माइनस, पहले इंटेग्रल ऑफ एफ आएगा फिर माइनस इंटेग्रल ऑफ एफ एन आएगा, यहां एफ आएगा, इंटेग्रल ऑफ एफ माइनस एफ एन है तो इंटेग्रल ऑफ एफ माइनस इंटेग्रल ऑफ एफ एन, और यहां से आप देख रहे हो ये यहां आए ये यहां आए, तो इंटेग्रल ऑफ एफ माइनस इंटेग्रल ऑफ एफ एन जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। तो इंटेग्रल ऑफ एफ माइनस एफ एन ओवर ई जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। लेकिन ये तो ई के लिए है, हमें ए के लिए चाहिए, ए सबसेट ऑफ ई के लिए। तो इसके लिए क्या करें, एफ इंटीग्रेबल है, और साथ में हम क्या कह रहे हैं कि डेल्टा ऐसा चूज कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन होता है, तो डेल्टा कह लें डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2n if measure of a is less than delta, measure of a is less than this value, we have integral of f over a अगर कहना चाहें तो integral of f over a क्या होगा, integral of, इसको अगर मैं चाहूं तो इसको मैं क्या कह सकता था, integral of f minus fn plus fn over a, ये a b, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इंटेग्रल ऑफ एफ माइनस एफ एन ओवर ए प्लस इंटेग्रल ऑफ एफ एन ओवर ए। और ये जो पार्ट है ये ओवर ए है, लेकिन हमें पता है ए जो है वो सबसेट है ई का, ए सबसेट है ई का, तो इंटेग्रल ऑफ एफ माइनस एफ एन ओवर ए फाइंड आउट करेंगे तो वो लेस देन और इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ एफ माइनस एफ एन ओवर ई हो जाएगा। और यहां से जो ये एफ एन है, इंटेग्रल ऑफ एफ एन है, यहां से ओवर ए वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कह सकते हैं कि एफ एन की जो वैल्यू है वो एन यूज कर सकते हैं बाई डेफिनेशन जो हमने ली है उसके अकॉर्डिंग, ये वाली वैल्यू, क्योंकि एफ एन की जो वैल्यू है, एफ एन की वैल्यू जो है वो या तो लेस देन और इक्वल टू एन है या ज्यादा से ज्यादा एन के इक्वल है। तो ये जो डिफाइनिंग है, इस डिफाइनिंग से एफ एन की जो वैल्यू होगी, एफ एन की जो वैल्यू होगी वो लेस देन और इक्वल टू एन होगी, तो वो वाला पार्ट यूज कर सकते हो। तो यहां से इसको एन रिप्लेस करते इंटू 1 होता, तो ये इंटू में क्या हो जाता, मेजर ऑफ ए, ये यही वाला पार्ट यहाँ डिफाइन किया है। और यहां से इंटेग्रल ऑफ एफ माइनस एफ एन ओवर ई वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, तो इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, और यहां से ये n है और ये मेजर ऑफ ए है, n इंटू मेजर ऑफ ए, मेजर ऑफ ए हमने क्या लिया, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2n, एप्सिलॉन अपॉन 2n, एप्सिलॉन अपॉन 2n इसलिए ली थी क्योंकि हमें पता था आगे n के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एप्सिलॉन बाई 2, यानी ये वाला पार्ट क्या होगा, एप्सिलॉन बाई 2, और एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 यानी एप्सिलॉन, यानी इंटेग्रल ऑफ f ओवर a इज लेस देन एप्सिलॉन, और इंटेग्रल ऑफ f ओवर a इज लेस देन एप्सिलॉन, यही हम प्रूव करना चाहते थे। बड़ा अच्छा रिजल्ट है, इजी रिजल्ट है, 2 टाइम्स सीरियसली रीडिंग लेंगे तो बिल्कुल इजी रिजल्ट लगेगा, कुछ खास बात नहीं है, बस ये जो रिजल्ट यूज होता है एक इस रिजल्ट का हमें थोड़ा सा ध्यान रहे, रिमेनिंग पार्ट को हम इजीली प्रूव कर सकते हैं।
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। The technique used in above theorem helps us to evaluate the Lebesgue integral of non-negative bounded and unbounded functions. जो बाउंडेड और अनबाउंडेड फंक्शंस हैं उनके हम इंटीग्रल इस टेक्निक की हेल्प से भी सॉल्व कर पाते हैं, करेंगे आगे उनको हम। लेकिन उससे पहले ये हमारे पास जो एग्जांपल है, बिल्कुल इजी एग्जांपल है। स्टार्टिंग में देखते हैं तो लगता है क्या है, लेकिन जब सॉल्व करते हैं ना, एक बार सॉल्व कर लिया तो उसके बाद पता चल जाता है कुछ भी नहीं है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है, evaluate the Lebesgue integral of function f from closed interval 0 1 to r defined by f of x is equal to 1 upon cube root of x। कब है? अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, 0 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 1। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 है तो 0 पे डिफाइन नहीं है ना, तो उसके लिए क्या डिफाइन कर दी फंक्शन की वैल्यू 0। तो f जो है यहाँ, इसको सॉल्व करना है, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, और इसका जो Lebesgue इंटीग्रल सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ इसका Lebesgue इंटीग्रल फाइनाइट मिलेगा। अनबाउंडेड फंक्शन है, f इज अनबाउंडेड। कैसे है अनबाउंडेड? अनबाउंडेड कैसे? यहाँ x टेंड्स 0 इज लेस देन x है, लेकिन है तो क्या x टेंड्स टू 0, भाई 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल होगा तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, लेकिन जब x की वैल्यू नियरली इक्वल टू 0 होगी तो ये 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x है। तो 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x है, इसका मतलब f ऑफ x की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, यानी अनबाउंडेड फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन f है वो अनबाउंडेड है और क्लियरली नॉन नेगेटिव तो है ही। तो f अनबाउंडेड नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन है, डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। और अब हम इसको Lebesgue इंटीग्रल सॉल्व करना है, तो उसके लिए क्या करना है? डिफाइन ए सीक्वेंस fn ऑफ फंक्शंस। f की हेल्प से एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn, और वही हमारे पास fn जो सीक्वेंस बनेगी वो उसी वे में बनेगी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस। तो क्या डिफाइन कर रहे हैं? ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 fnx is equal to fx if fx is less than or equal to n, fnx is equal to n if fx is greater than n। वही सेम वे में अगर मैं f1x कहता हूं तो f1x की वैल्यू f of x होगी if f of x is less than or equal to 1, 1 होगी if f of x is greater than 1। फिर इसी वे में f2x is equal to f of x if f of x is less than or equal to 2, 2 if f of x is greater than 2, and so on f1 f2 f3। आप देख रहे हो क्लियरली कि इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीजिंग है आगे आगे। तो f1 f2 f3 जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस बनेगी वो इंक्रीजिंग और नॉन नेगेटिव तो है ही है। तो fn जो सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस। लेकिन उससे पहले एक काम और कर रहे हैं, ये fx हमने ये डिफाइन किया, इसको आगे हम ये लिख रहे हैं। कई बार बच्चों को लगता है fnx is equal to 1 upon cube root of x if x is greater than equal to 1 upon n cube। ये कहां से आ गया? तो इसमें कुछ खास बात नहीं है। देखो fnx की वैल्यू fx थी, कब? अगर fx लेस देन और इक्वल टू n था, तो fx लेस देन और इक्वल टू n। तो इसके लिए अगर आप देखें कि fnx की वैल्यू यहां से अगर आप देखते हैं तो 1 अपॉन fx की वैल्यू अगर 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x पुट करते हैं तो 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू n। क्यूब रूट ऑफ x यहां जाएगा और n वहां जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहां से अगर आप देखते हो तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन, यहां लिख देता हूं मैं, इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन n यहां आएगा लेस देन और इक्वल टू x रेज टू द पावर 1/3, और क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो 1 अपॉन n क्यूब इज लेस देन और इक्वल टू x, या क्या कह सकते हो? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन n क्यूब। तो यहां से fnx की वैल्यू 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x कब होगी? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन n क्यूब होगा। और fnx की वैल्यू n कब होगी? जब ये पुट करने से यहां से n जो है वो स्ट्रिक्टली लेस देन, यहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? x इज लेस देन 1 अपॉन n क्यूब। तो यहां से आपके पास fnx की वैल्यू है। और अब आप देख रहे हो fnx क्या है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस। इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस है, और साथ में आप देखेंगे कि ये fnx जो सीक्वेंस है वो f पर कन्वर्ज करेगी। लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी fnx फाइंड आउट करके देखेंगे तो आपको यही मिलेगा जो ये रिजल्ट है। तो fn कन्वर्जेस टू f ऑन क्लोज्ड इंटरवल
0 to 1. So by monotone convergence theorem, स्टेटमेंट आप मेंशन कर देना, एग्जाम में क्वेश्चन आता तो बड़ा अच्छा लगेगा। इंटीग्रल ऑफ f dx फ्रॉम 0 to 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल ऑफ fnx dx। तो यहाँ f अनबाउंडेड था, तो उसके लिए हमने इसको बाउंडेड वाले पार्ट में कन्वर्ट कर दिया और अब हम इसका इंटीग्रल सॉल्व कर लेंगे। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 था, 0 to 1 को हमने किस में ब्रेक कर दिया, 0 to 1 अपॉन n क्यूब प्लस 1 अपॉन n क्यूब टू 1 में, और 0 to 1 अपॉन n क्यूब, 0 to 1 अपॉन n क्यूब, 1 अपॉन n क्यूब से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है n, और 1 अपॉन n क्यूब से बड़ी वैल्यूज के लिए fnx की वैल्यू क्या है 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x। तो पुट कर सकते हैं, तो यहां से ये जो पार्ट है इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे n, और 1 अपॉन n क्यूब से 1 यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 अपॉन n क्यूब के लिए ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या पुट कर देंगे f ऑफ x को, या fx की जो वैल्यू थी हमारे पास क्या थी x रेज टू द पावर माइनस 1/3। तो यहां से ये जो n dx है इसका इंटीग्रेशन कर लो, सिंपल इंटीग्रेशन कर लो, या इसका इंटीग्रेशन करके उसकी मेजर की फॉर्म में लिख लेते। तो ये nx अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहां से x रेज टू द पावर माइनस 1/3 का इंटीग्रेशन कर सकते हो, x रेज टू द पावर माइनस 1/3 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/3 प्लस 1, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर सकते हो, बच्चों का काम है ये। इसको सॉल्व करोगे तो यहां से ये n स्क्वायर रह जाएगा, n स्क्वायर रह जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करोगे तो ये पार्ट 0 ये पार्ट 0, 3/2 आ जाएगा आंसर, फाइनाइट वैल्यू आ गई। फंक्शन क्या था अनबाउंडेड, और लिवेग इंटीग्रल की वैल्यू कितनी है फाइनाइट। तो बाय डेफिनेशन f इज इंटीग्रेबल, इंटीग्रल ऑफ f अगर लेस देन f इंफिनिटी है तो फंक्शन को क्या कहते हैं इंटीग्रेबल। तो f इज इंटीग्रेबल ऑन इंटरवल 0 to 1, और जो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 f वो वैल्यू क्या आएगी 3/2। क्या है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जब तक करते नहीं है तब तक लगता पता नहीं क्या है, लेकिन करने के बाद बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, एक बार रीड आउट जरूर करना ताकि इस एग्जांपल में क्या किया है हमने उसके बारे में बात है। वी नोट दैट द इंटीग्रल जो 0 to 1 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x dx है, इसमें आप देख रहे हो रिगार्डेड एज रीमान इंटीग्रल की अगर हम बात करते, अगर हम रीमान इंटीग्रल की बात करते हैं तो रीमान इंटीग्रल वाला पार्ट नहीं होता, ये हमारा क्या होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। क्योंकि रीमान इंटीग्रल की जब बात करते हैं तो रीमान इंटीग्रल में लिमिट भी फाइनाइट होती है और फंक्शन भी बाउंडेड होता है। अगर लिमिट इनफाइनाइट है या फंक्शन अनबाउंडेड है इन एंड पॉइंट्स पर या इस इंटरवल में, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल वाला क्वेश्चन। तो रिगार्डेड एज रीमान इंटीग्रल इज एन, ये जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रल क्या है हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल, वेयर एज रिगार्डेड एज लिवेग इंटीग्रल। लेकिन अगर हम इसको एज ए लिवेग इंटीग्रल की बात करते तो लिवेग इंटीग्रल के केस में तो ये मेरे पास परफेक्टली प्रॉपर है, क्यों क्योंकि इसका जो इंटीग्रल आया है वो फाइनाइट आ गया, इवन दो इंटीग्रेंड इज अनबाउंडेड। इंटीग्रेंड जो है इसका मतलब आता है जब आप इंटीग्रल ऑफ f करते हो तो ये जो f होता है इस f को आप क्या कहते हो इंटीग्रेंड। इंटीग्रेंड इज अनबाउंडेड क्योंकि ये जो फंक्शन था वो अनबाउंडेड था हमारे पास। ऑल्सो ऑब्जर्व दैट जो वैल्यू है ऑफ इंटीग्रल इन ईच केस इज सेम, दैट इज 3/2। लिवेग इंटीग्रल सोल्व किया तो भी 3/2 आई, इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सोल्व करते जैसे आपको पता है ग्रेजुएशन में इम्प्रॉपर इंटीग्रल के क्वेश्चन को आप सोल्व करते हो, अगर इसका इम्प्रॉपर इंटीग्रल की हेल्प से सोल्व करते इसको तो भी इस इंटीग्रल की वैल्यू 3/2 आती, वही का ऑल्दो सेम है। नोट ए रीमान इंटीग्रल मे बी इम्प्रॉपर, रीमान इंटीग्रल में हम उसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब कहते थे, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब कहते थे बिकॉज आइदर द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेंड इज अनबाउंडेड ऑन ए पॉइंट और पॉइंट्स इन द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन। जो ये हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम a टू b में a टू b जो लिमिट है, ये जो इंटीग्रेंड है f है, ये f a पर b पर अनबाउंडेड हो जाए या इसका जो इंटरवल है a टू b उसमें किसी एक पॉइंट पर या एक से ज्यादा पॉइंट पर अनबाउंडेड हो जाता है तो उसको हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहते थे। या ये जो लिमिट गिवन है 0 टू इंफिनिटी जैसे किसी क्वेश्चन में होती थी, अगर लिमिट इनफाइनाइट है माइनस इंफिनिटी टू 0 आ जाए तो, और द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, जो इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है इज इटसेल्फ अनबाउंडेड, तो उस केस में जो रीमान इंटीग्रल वाला पार्ट था वो हमारे पास रीमान ना कहकर उसको हम क्या कहते थे इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो
ये एग्जांपल में हमारे पास जो इंटीग्रेशन हमने लिविंग इंटीग्रल सॉल्व किया था तो वो फाइनाइट वैल्यू आई थी, लेकिन अब हम एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं फंक्शन अनबाउंडेड है और लिविंग इंटीग्रल की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। सेम पैटर्न पे जैसे लास्ट हमने सॉल्व किया है उसी पैटर्न पे सॉल्व होगा, बस चुपचाप सॉल्व करते जाओ आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक रीडिंग जरूर ले लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा क्या कहा गया है। एक बार देख लें और एक रीडिंग ले लें, कभी दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगी। इवेल्युएट द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन f फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 to r defined by f of x is equal to 1 upon x if x0 is strictly less than x is less than or equal to 1, और अगर x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0। सो f is not Lebesgue इंटीग्रेबल। नॉट लिवेग इंटीग्रेबल क्यों करें? क्योंकि अगर फंक्शन लिवेग इंटीग्रेबल होता, फंक्शन अगर लिवेग इंटीग्रेबल होता तो हम कहते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ ओवर ई जो है वो फाइनाइट है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि इज नॉट लिवेग इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। तो हियर एफ इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड है क्योंकि x टेंड्स टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगी, क्योंकि 1 अपॉन x है। तो फंक्शन अनबाउंडेड है और नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 है। सो डिफाइन ए सीक्वेंस, वही जैसे वहां डिफाइन की थी, एक सीक्वेंस ऑफ fn on closed interval 0 to 1 such that fnx is equal to fx if f of x is less than or equal to n, n if f of x is greater than n। जैसे वहां लिखा था f1 f2 f3 लिख के आप देखेंगे तो आपको ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस मिलेंगी। ये कहें या ये जो f of x है, इस f of x के प्लेस पर अगर मैं 1 upon x लिख देता, यानी ये जो पार्ट है 1 upon x is less than or equal to n कहते, तो x वहां जाता n यहाँ आता, इसका मतलब 1 upon n is less than or equal to x को, या x is greater than or equal to 1 upon n। तो अगर x greater than or equal to 1 upon n है तो f of x की वैल्यू क्या है 1 upon x। अगर इसको सॉल्व करते ना, जैसे ये सॉल्व किया था इसको सॉल्व करते तो क्या आ जाता है x is less than 1 upon n, और उसके लिए तो वैल्यू क्या है n। तो ये हमारा क्या हो गया fnx, यानी अगर x greater than or equal to 1 upon n है तो 1 upon x कहेंगे fnx की वैल्यू, और अगर x लेस देन 1 upon n है तो f of fnx की वैल्यू क्या देंगे n। और क्लियरली ये क्या है इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शंस। और अगर आप इस पर लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी fnx अगर सॉल्व करके देखेंगे तो लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी fnx इज इक्वल टू क्या आएगा fx, मतलब fn जो सीक्वेंस है वो f पर कन्वर्ज करती है, fn कन्वर्जेस टू f ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, और वही मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम आप यहाँ यूज कर सकते हो। बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ f ओवर e 0 to 1 इज इक्वल टू क्या होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल ऑफ fn फ्रॉम 0 to 1। 0 to 1 को किस में ब्रेक कर देंगे 0 to 1 upon n प्लस 1 upon n to 1। तो इसको हम क्या कह देंगे 0 to 1 upon n, और 0 to 1 upon n के लिए fn की वैल्यू क्या है लेस देन 1 upon n के लिए fn की वैल्यू क्या थी n dx, प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 1 upon n to n के लिए fx की वैल्यू क्या थी 1 upon x, तो यहाँ 1 upon x dx, n कांस्टेंट dx का इंटीग्रेशन 1 होता, इसको अगर सॉल्व करते हो आप ये जो पार्ट है इसको सॉल्व करते तो क्या था इसका इंटीग्रेशन n into x 0 to 1 upon n। अपर लिमिट पुट करते तो n into 1 upon n, माइनस लोअर लिमिट पुट करते तो 0, 1 n से n कैंसिल हो जाता यानी 1। ये जो इंटीग्रल है इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी 1, और 1 upon x है ये वाला जो पार्ट है इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो तो 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, लिमिट 1 upon n to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी log 1 माइनस log 1 upon n। log 1 की वैल्यू 0 होती है, और यहां से इसको अगर सॉल्व करोगे माइनस 1 अपॉन log n का, अगर इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो क्या होगा माइनस ऑफ log 1 माइनस log n। log 1 की वैल्यू अगेन 0, माइनस माइनस प्लस log n आ जाएगा, तो ये मेरे पास ये 1 और ये प्लस log n, और n टेंड्स टू इंफिनिटी यूज करोगे तो log इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी इंफिनिटी, इंटीग्रल ऑफ f ओवर e infinite। So f is not integrable over closed interval 0 to 1। So above example provides an example of an unbounded non-negative measurable functions which is
नॉट इंटीग्रेबल ओवर क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1, ये जो एग्जांपल है नॉट इंटीग्रेबल। लेकिन इससे पहले वाला जो था, whereas the function considered in the last example में जो हमने फंक्शन कंसीडर किया था वो अनबाउंडेड था, अनबाउंडेड नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन था, लेकिन क्या था, इंटीग्रेबल ओवर क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। बड़ी इंटरेस्टिंग और इजी एग्जांपल्स हैं, तो इनको आपने करना है। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि आपको एग्जांपल्स और जो थ्योरम हमने की वो कैसी लगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप कि वीडियो को तो देखते देखते आप लाइक कर ही चुके होंगे। अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।